हाँ जी, आज इतिहास में अपन जो चैप्टर नंबर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर रहेगा आपके 5 नंबर, चैप्टर नंबर 5, भारतीय इतिहास का जो 5वां पार्ट है, यानी किताब दूसरी, यानी पार्ट भाग जो 2 है अपने, उस भाग 2 का पहला पार्ट है। इसमें क्या मुंह फाड़ रहे हो वैसे, कभी देखा नहीं है क्या? हाँ, अरे अब आप सिखाओगे कि हमें इधर आना है इधर आना है? हाँ, तो दिक्कत क्या है? हाँ, बोलने से मतलब होता है बेटा ना, देखने से नहीं होता। चलिए देखते आगे। यात्रियों के नजरिए क्या है, यात्रियों के नजरिए के बारे में देखते हैं। पार्ट नंबर 5 का नाम है यात्रियों के नजरिए। क्या है बेटा यात्रियों के नजरिए? तो आप एक बार देख सकते हैं इसमें, समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक, लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक। चलिए बेटा आगे बात करते हैं। आज इस पार्ट में क्या है, आपको पान की फोटो दिख रही होगी, खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। तो बेटा जो ताला है जो लगा हुआ है, उस ताले को खोलो और पढ़ाई पे ध्यान दो थोड़ा सा। पान देख लो, खाया नहीं खाया कभी? खाया है ना? क्या देखा ही है? खाया है? चलो आ जाओ, देखो ये देखो नारियल, जानते हो नारियल? तो अपने तो काम पड़ता ही रहता है शनिवार मंगलवार देवताओं के। राजस्थान में तो अक्सर यही है कल्चर अपना, तो कोई भी देवताओं के को प्रसाद छोड़े तो सबसे पहले क्या छोड़ेंगे? नारियल छोड़ेंगे अपने तो। अच्छा, राखी पे भी नारियल देती है बहने, है ना? इसमें भी लड़कियों की स्कीम होती है। हाँ, मतलब इनके खर्चा क्या होता है बताऊं क्या? एक तो राखी आएगी 10 20 30 40 रुपए की, और उसी में एक नारियल आ गया। आजकल जो नारियल तो महंगा हो गया 40 50 रुपए का, और मिठाई का डब्बा तो घर वाले लाके देते हैं इनको वैसे ही, और राखी आखी बांध के बेचारे भाई से, अब बेचारा भाई पता नहीं किधर 2 गो खा के दिवाली पे पैसे इकट्ठे करता है, कोई 500-700 रुपए, और वो ये इनको शर्म नहीं आती है और भाइयों से खोस लेती है पैसे। हाँ, पाप लगेगा तुम्हारे पे सबको, है ना? राजी मत हो, कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे ऐसे करोगे। हाँ भाई, देखिए भाई, चलिए देखिए, तो तुम क्या सोच रहे हो कैमरा लगा हुआ तो गुरुजी चुप रहेंगे? नहीं, है ना? हाँ भाई, देखिए अलबेरूनी, और गजब का पाठ है ये, मजा आएगा तुम, गारंटी है। सबसे पहले एक नाम आपके सामने दिया हुआ है बेटा, अलबेरूनी। क्या नाम दिया गया है? किताबुल हिंद। अलबेरूनी एक अपने यात्री है जिसकी किताब है, जिसका नाम क्या है? किताबुल हिंद। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? किताबुल हिंद। देखिए बेटा क्या कह रही है इसमें, आपका टॉपिक दिया हुआ है ख्वारिज्म से पंजाब तक, ख्वारिज्म से पंजाब तक। अलबेरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म में सन 973 ईस्वी में हुआ था। अलबेरूनी का जन्म कब हुआ था बेटा? 973 में। अलबेरूनी का जन्म कब हुआ? 973 में। अलबेरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान, आधुनिक में स्थित, आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित, आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित। कब हुआ था बेटा? 973। 1900 कौन बोला रे? हाँ, लड़के इधर से यही आवाज बोल दो 2 शब्द, चलो रहने दो। वो सोच रही अरे सर, हाँ इतने दिन तो यही तक सीमित थी बात, अब बाहर प्रचार हो जाएगा यूट्यूब पे। हाँ नहीं, नहीं बोलूंगा, मैं इमोशंस को कंट्रोल करता हूं। चलो हाँ भाई, देखिए तो ख्वारिज्म से पंजाब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अलबेरूनी के बारे में। अलबेरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में। उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में। कब हुआ था बेटा? 973 में। ख्वारिज्म जहां पर अलबेरूनी का जन्म होता है, ख्वारिज्म में, यह ख्वारिज्म शिक्षा का क्या माना जाता था? महत्वपूर्ण केंद्र। जिस ख्वारिज्म में अपने अलबेरूनी का जन्म हुआ, उस ख्वारिज्म को क्या माना जाता है बेटा? शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र। और अलबेरूनी ने उस समय की उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। अलबेरूनी जो था ना बेटा,
उस समय उसने ख्वारिज्म में जो सबसे अच्छी क्वालिटी की शिक्षा थी, यानी सबसे बेस्ट एजुकेशन जो थी, उस समय उसको प्राप्त किया था उसने। मतलब ख्वारिज्म की सबसे अच्छी शिक्षा को प्राप्त किसने किया था? अल-बेरूनी ने। क्योंकि ख्वारिज्म किसका महत्वपूर्ण केंद्र था बेटा? शिक्षा का महत्वपूर्ण। किसका महत्वपूर्ण केंद्र? शिक्षा का। कहा जाता है वह कई भाषाओं का ज्ञाता था। यही से प्रश्न पुटअप होगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या बनेगा? अल-बेरूनी किन किन भाषाओं का ज्ञाता था? तो आपको ध्यान करना है, क्या कौन कौन सी बेटा? सीरियाई, फारसी, हिब्रू और संस्कृत। कौन कौन सी बेटा? सीरियाई। अरे रोटी कौन खाएगी? बेटी का बापो यान खाए यान काटा यान उबले हो। हाँ लाश होगी, लाटा रहे हो यान थोड़ा सा, है ना? जोर से बोलो, जोर से, है ना? हाँ मुझे पता, अब मुझे पता है कि तुम क्या है कि अपना जलवा दिखाओगे, है ना? देखो इधर आराम से बोलना है। वह कितनी भाषाओं का ज्ञाता था? सबसे पहले, दूसरी, तीसरी और चौथी। अल-बेरूनी का जन्म उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में 973 ईस्वी में। ख्वारिज्म किसका महत्वपूर्ण केंद्र था? और उस समय अल-बेरूनी ने कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? सबसे उस समय की सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी किसने? और अल-बेरूनी कई भाषाओं का, और उन भाषाओं में पहली कौन सी है, दूसरी और तीसरी, चौथी कौन सी है? संस्कृत। हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, फिर भी वह प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह परिचित था। प्लेटो, यहां पे एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम क्या है? प्लेटो। प्लेटो न्याय का प्रतिपादक है। किसका प्रतिपादक है? जब हम पॉलिटिकल पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल में न्याय की अवधारणा देने वाला व्यक्ति कौन था? प्लेटो। और प्लेटो की पुस्तक है बेटा न्याय के बारे में, द रिपब्लिक। क्या नाम है? द रिपब्लिक। अच्छा मन लिख बुक नाम है एक तो। अब क्या सही है? हाँ द रिपब्लिक किसकी पुस्तक है? प्लेटो की। अब देखो इसको भूलो, द रिपब्लिक को तुम अपने हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल में नहीं जाना है। यह कहा जाता है कि अल-बेरूनी यूनानी भाषा का कोई जानकार नहीं था, लेकिन फिर भी वह यूनान के दार्शनिक यानी प्लेटो और बहुत सारे लेखकों के कार्यों से बहुत अच्छी तरीके से परिचित था। भले ही उसे यूनानी लैंग्वेज नहीं आती थी, लेकिन फिर भी यूनान के लोगों के कार्यों से वो क्या था? परिचित था। मतलब जानता था उन कार्यों के बारे में, जिन्हें उसने अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। उसने यूनान के कार्यों को किसके माध्यम से पढ़ा था? अरबी अनुवाद। उसने क्या किया? जो यूनान के ग्रंथ थे ना बेटा, अरे यूनान की भाषा में जो ग्रंथ लिखे हुए थे ना, उन ग्रंथों का इस व्यक्ति ने क्या कर दिया? अरबी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया। क्या कर दिया? अरे पहले वो ग्रंथ किसमें था? यूनानी में, और फिर अल-बेरूनी आता है और उनको किसमें ट्रांसलेट कर देता है? अरबी में। तो कहा जाता है कि भले ही वो यूनानी भाषा का जानकार तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने यूनान के दार्शनिकों के बारे में बहुत अच्छे से जाना था, यानी उनके कार्यों के बारे में पूरी तरह से क्या था? वो परिचित था। और ये कहा जाता है कि उसने इसका काम कैसे किया? सभी भाषाओं, उसने यूनानी भाषा का अनुवाद किसमें कर दिया? अरबी में। सन 1017 ईस्वी में, सन 1017 ईस्वी में महमूद खिलजी, क्या नाम, सॉरी क्या नाम है आएगा यहाँ पे? महमूद गजनवी है भाई, सोरा ध्यान रखना। ख्वारिज्म पर आक्रमण हुआ। क्या हुआ? ख्वारिज्म पर आक्रमण। अब थोड़ा सा समझना बेटा, इधर देखो एक बार, है ना? देखिए कब की बात है? 1017 ईस्वी में। किस जगह आक्रमण हुआ? ख्वारिज्म पर। किस जगह हुआ बेटा? ख्वारिज्म पर आक्रमण हुआ। 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर क्या होता है? आक्रमण। कौन सा माने? आक्रमण। ख्वारिज्म पर आक्रमण कब हुआ बेटा? 1017 ईस्वी। 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था? महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी। इस गजनवी के बारे में बहुत सारी बातें बताई जाती है। जब हमें अपने बात करते हैं, जब अपन इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं बेटा, क्या पढ़ते हैं? इंडियन हिस्ट्री। जब हम भारत के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो कहा जाता है एंशिएंट हिस्ट्री का एक पार्ट है जिसमें गजनवी आता है। कौन आता है? गजनवी। और इस गजनवियों का सबसे प्रमुख शासक था महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के बारे में कहते हैं कि महमूद गजनवी ने सबसे ज्यादा बार आक्रमण किया था गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर सबसे ज्यादा आक्रमण कौन करता है? महमूद गजनवी। लेकिन उसी समय महमूद गजनवी एक आक्रमण कहां पे करता है?
ख्वारिज्म पर। कहां पे करता है? ख्वारिज्म पर। महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म पर आक्रमण किस वर्ष किया बेटा? 1017 ईस्वी में। कहा जाता है कि 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद यहाँ के कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ राजधानी कहां ले गया? गजनी। तो ध्यान रखना भाई, महमूद गजनवी की राजधानी कौन सी थी? गजनी। गजनी पड़ता है अपने अफगानिस्तान में। कहां पड़ता है गजनी? अफगानिस्तान में। कहां पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। आया समझ में? अच्छा, ख्वारिज्म पर आक्रमण किस वर्ष हुआ? 1000। कहां पर आक्रमण हुआ? किसने किया था? आक्रमण करने के बाद विद्वानों और कवियों को उठाकर कहां ले गया? अपनी राजधानी में। मतलब ये महमूद गजनवी क्या करता है कि आक्रमण करता है किस जगह? ख्वारिज्म पर। और वहां पर जीते भी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जहां राजा होता है, राजा के दरबार में विद्वान होते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि आज एक राजा है, प्राचीन समय में क्या होते थे? राजा महाराजा अपने दरबार में विद्वानों को रखते थे। किसको रखते थे? विद्वानों को, कवियों को, लेखकों को, रचनाकारों को अपने दरबार में रखते, ताकि ताकि उसको क्या कर सके वो विद्वान? उस राजा की उपलब्धियों के बारे में, राजा की विजयों के बारे में एवं राजा द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों का ब्यौरा वो अपने ग्रंथों में लिख सके। भाई, राजा लोग अपने दरबार में विद्वानों की नियुक्ति क्यों करते थे बेटा? ताकि वो क्या कर सके? अपने विद्वानों से अपनी उपलब्धियों के बारे में, अपनी विजयों के बारे में और राजा द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों एवं लगवाए गए अभिलेखों का ब्यौरा उन विद्वानों द्वारा अपने ग्रंथों में लिखा जा सके। इसलिए प्राचीन समय में राजा महाराजों के दरबारों में कौन रहते थे? विद्वान। कौन रहते थे बेटा? विद्वान। और विद्वानों के साथ कवि रहते थे, जो राजाओं की वीरता के ऊपर क्या लिखते थे बेटा? क्या लिखते थे? अपने कविताएं। जैसे मुझे याद आता है किस्सा, हमारे अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान, अजमेर के प्रतापी शासक कौन हुए? पृथ्वीराज चौहान। उनके दरबारी विद्वान थे चंद बरदाई। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान चंद बरदाई, जो उनका विद्वान ही नहीं बल्कि उनका बेस्ट फ्रेंड था, मतलब परम मित्र। पृथ्वीराज चौहान का जन्म से साथ में कोई व्यक्ति था, तो वो कौन था? चंद बरदाई। चंद बरदाई अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में लिखता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को शब्द बेड़ी बाण के चलते मार दिया था, जिसके पीछे हमारे राजस्थान के कुछ दोहे इस प्रकार कहते हैं कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर बेटे सुल्तान मत चूक चौहान। ये किसके बारे में कहा गया है? पृथ्वीराज चौहान के बारे में चंद्र बरदाई लिखता है कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर बेटे और सुल्तान मत चूक चौहान के 4 बास और 24 गज की दूरी पे, ठीक है ना, अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर बेटे और सुल्तान, यानी इतनी ऊंचाई पर कौन बैठा है? सुल्तान महमूद गोरी और मत चूके चौहान। ये चंद बरदाई अपने मित्र से कहता है पृथ्वीराज से कि है पृथ्वीराज, तुझे जिस कला का निपुण व्यक्ति कहा जाता है, तू जिस कला में निपुण है शब्द वेदी बाण में, आज वो समय आ चुका है कि तुझे अपनी कला का प्रदर्शन करना है और मार दे। ये राजा की इतनी दूरी है और इतनी दूरी पे बैठा है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान धनुष तानता है और पहला तीर किसको मारता है? मोहम्मद गोरी को मारता है। तो इतिहास में हमारे ऊपर बहुत सारी ऐसी रचनाएं लिखी गई है। तो अक्सर जो विद्वान होते थे, जो कवि होते थे, वो राजाओं की वीरता के बारे में क्या लिखते थे? रचनाएं लिखते थे। तो यहाँ पर भी कई विद्वान और कवि थे। भाई अलबेरूनी भी उन्हीं विद्वानों में से एक था। अलबेरूनी क्या था? एक विद्वान था जो किसी राजा के दरबार में था। लेकिन ख्वारिज्म पर आक्रमण कौन कर देता है? कब करता है? और अपने साथ किसको उठाकर ले जाता है? विद्वान और कवियों को उठाकर कहां ले जाता? अपनी राजधानी। अच्छा, अलबेरूनी भी उनमें से एक था। आ गई बात। जिन विद्वानों को महमूद गजनवी ख्वारिज्म से अपने साथ ले जाकर कहां ले गया? गजनी। जिन विद्वानों और कवियों को ख्वारिज्म से गजनी ले जाया गया, उन विद्वान और कवियों में से एक व्यक्ति कौन था? अलबेरूनी। वह बंधक के रूप में गजनी आया था। किस रूप में? बंधक के रूप में। स्वाभाविक सी बात है, जब एक राजा दूसरे राजा को पराजित करता है और वहां के लोगों को जब एक जगह से दूसरी जगह लाता है तो बंधक बना के लाएगा। कोई ये तो है नहीं कि अतिथि तुम कब आओगे जाओगे, हाँ मेहमान बना के तो लाने वाला रहा, हाँ भाई बंधक बना के लाएगा। तो ध्यान रखना है कि अलबेरूनी जब उनके साथ आया तो किस रूप में आया था? बंधक के रूप में। चलिए आगे बात कर रहा है, क्या कह रहा है आगे अपने। पर धीरे धीरे उसे यह शहर पसंद आने लगा। धीरे धीरे उसको ये शहर पसंद आ गया। किसको? अलबेरूनी को। किसको आ गया बेटा? कहते हैं कि धीरे धीरे उसे शहर पसंद आने लगा और 70 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में?
अपनी मृत्यु तक उसने अपना बाकी जीवन यहीं बिताया। तो आपको ध्यान रखना है, अलबेरूनी का जन्म तो कहां पर हुआ था? उज्बेकिस्तान के, उज्बेकिस्तान के कब हुआ था? और ख्वारिज्म किसका महत्वपूर्ण केंद्र था? और उसने, अलबेरूनी ने उस समय क्या ली थी सबसे? अच्छा, कहा जाता है कई भाषाओं का क्या था? कौन कौन सी? सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत। आया समझ में? क्या वो यूनानी भाषा का जानकार था? फिर भी उसने वहां के ग्रंथों का क्या कर दिया? और अनुवाद किस में किया था? अरबी भाषा में किया, नहीं किया बेटा? अच्छा, एक दिन ख्वारिज्म पर क्या हो जाता है? कौन करता है? मोहम्मद महमूद 1000 कहाँ आक्रमण होता है? कौन करता है? और अपने साथ यहां से किसको ले जाता है? विद्वानों को। और कहा ले जाता है? और उनमें से एक कौन था? अलबेरूनी। वहां पर किस रूप में गया था? बंधक बन के गया था। लेकिन धीरे धीरे उसे सहारा शहर क्या आ जाता है, और इतना पसंद आ जाता है कि उसकी मृत्यु भी कहां पर होती है? गजनी में। उसकी मृत्यु भी कहां होती है? कितने साल की उम्र में? तो कैसा लगा अलबेरूनी आपको? आया मजा? हाँ, आगे देखते हैं धीरे धीरे होता क्या। कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलिए आ जाइए, ये देखिए भैया क्या कह रहा आगे ये। गजनी में ही क्या कह रहा है? गजनी में ही अलबेरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। अरे, अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी देश है या नहीं बेटा? अरे, अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी देश है ना? तो अफगानिस्तान में कौन सा आता है? गजनी। अफगानिस्तान में क्या आता है? गजनी। तो क्या कह रहा है? गजनी में ही अलबेरूनी की किसके प्रति रुचि विकसित हुई? तो प्रश्न क्या पूछा जाएगा? अलबेरूनी की भारत के प्रति रुचि कैसे विकसित हुई? गजनी में। कहा हुई? गजनी में रहते हुए ही अलबेरूनी की भारत के प्रति क्या विकसित होती है? इंटरेस्ट बढ़ गया उसको भारत में। क्योंकि आज मेरी बात सुनो, आप जैसे यहां से राजस्थान से मान लीजिए आप चले गए कश्मीर, ठीक है ना, और आपको लगा कि यार कश्मीर में मजा आ गया रह गया ना, और कुछ समय बाद आपको लगता है कि यार मुझे चीन भी जाना चाहिए, धीरे धीरे हो सकता है दूसरे देश के प्रति। आप कभी किसी सीमांत बॉर्डर पे रहते हो ना, यानी सीमांत प्रदेश में जब आप रहते हो तो कहीं ना कहीं पड़ोसी राज्य या पड़ोसी देश के प्रति आपकी रुचि जरूर आकर्षित होगी। आज भी आप देख लीजिए, हम किशनगढ़ में रहते हैं तो हमारी रुचि विकसित होती है अजमेर के प्रति, जयपुर के प्रति, आसपास के जितने भी अपने जिले हैं या हमारे राज्यों के प्रति हमारी रुचि होती है। जैसे मान लो हम राजस्थान में रह रहे और धीरे धीरे अपनी रुचि मान लो उत्तर प्रदेश के प्रति, या हम कह सकते हैं गुजरात के प्रति, मध्य प्रदेश के प्रति, पंजाब के प्रति, हरियाणा के प्रति, क्योंकि ये राजस्थान के क्या है? पड़ोसी राज्य। ठीक इसी प्रकार जब अलबेरूनी कहां पर आया था? गजनी। और यहीं रहते हुए उसके भारत के प्रति क्या बन गई? रुचि विकसित हो गई। यह कोई असामान्य बात नहीं थी, यह कोई असामान्य बात नहीं, नॉर्मल सी बात है। आज आदमी की किसी के प्रति रुचि बढ़ सकती है। 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा संबंधी कार्यों अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। तो ध्यान रखना है 8वीं शताब्दी से। किस शताब्दी से बेटा? 8वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत के अंतर्गत खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधित जितनी भी सामग्री थी उन सबका किसमें अनुवाद होने लग गया था? अरबी भाषा में। किस भाषा में? 8वीं शताब्दी में खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा संबंधी इन सब का संस्कृत से किसमें होने लग गया था? अरबी भाषा में अनुवाद होने लग गया था। पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से हुए संपर्कों ने आपसी विश्वास और समझ का वातावरण बनाने में क्या की थी? मदद की थी। पंजाब का गजनवी साम्राज्य, पंजाब का गजनवी, पंजाब अपना कौन सा? भारत वाला नहीं है। पंजाब कौन सा है? पाकिस्तान वाला अपने बात करते हैं, ठीक है ना। इस पंजाब के अंदर गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद, अरे पहले अलबेरूनी कहाँ रहता था? अलबेरूनी कहाँ रहता था? ख्वारिज्म। कहाँ रहता था? और ख्वारिज्म से बाद में कहां पर आ गया? और गजनी के अंदर रहते रहते कहते हैं कि पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद पहले अलबेरूनी कहां पर था? अपने ख्वारिज्म। बाद में किसका हिस्सा बन गया? गजनी का। तो गजनी में कौन सा साम्राज्य था? गजनवी साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? अभी बताया था ना, ख्वारिज्म पर आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने, महमूद गजन। अरे तुम्हारे किताब में नहीं है नाम, किताब में केवल महमूद लिखा हुआ है ना। तुम्हारा ये जो जुझारू उम्मीदवार है ना सामने, ये किताब के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, ठीक है ना। किताब तो केवल मेरे लिए एक मोहरा है,
बाकी तो इतनी बातें बताऊंगा कि तुम्हारा जीव जाने कुछ क्या होगा। देखो आगे। हाँ भाई, तो क्या कह रहा है ये, पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से हुए संपर्क ने, जब वो बंदा पहले ख्वारिज में था अब नई जगह आता है, तो क्या करता है वो, स्थानीय लोगों से हुए संपर्क, मतलब वहां के जो लोकल लोग थे ना गजनी के, उन लोगों से अलबेरूनी का क्या हो गया, संपर्क, यानी दोस्ती हो गई, आपसी विश्वास बन गया लोगों से, और समझ का वातावरण बनाने में क्या हुई, मदद। आज एक चीज आपको बताता हूं बेटा, आज आप किसी भी नई जगह जाइए, आज आप किसी भी नई जगह यदि जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वहां के लोगों से मिलोगे, वहां से लोगों से मिलने के बाद वहां से अच्छा व्यवहार बनाओगे उन लोगों से। क्यों बनाओगे, क्योंकि वो तुम्हारे लिए फायदेमंद है, वो तुम्हारे लिए क्या होगा, फायदेमंद। यदि तुम वहां पर अपनी होशियारी डेढ़ होशियारी दिखाओगे तो चप्पलें हाथ में आने में टाइम तो लगेगा ही नहीं, ठीक है ना, वो अपने पर क्या हो जाएंगे, हेवी हो जाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है बेटा ये, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बना था अलबेरूनी, तो उसने स्थानीय लोगों से क्या किया, संपर्क, वहां के लोगों के साथ क्या बनाया, विश्वास, इसलिए समझ का वातावरण बनाने में उसकी क्या हुई, मदद हो गई। आगे क्या कह रहा है, अलबेरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए। गजब को आदमी शानदार हो, हाँ, का मतलब है ये आदमी की जत्ती केवन अब बत्ती कम है किया, मतलब अलबेरूनी देखो कौन कौन के साथ बैठो, अब जो बामण के साथ बैठे बहन तो पच ठंडाई है पच, हाँ, बामण कितना खतरनाक एक्सपर्ट आदमी है अगर। अरे आज आपने प्राचीन भारत में जो आप बोलिया करा जी धर्म सूत्र या धर्म शास्त्र या अपना जो शास्त्र है वह की रचना कौन करी बेटा, बामणी करी आपने, ठीक है। तो मतलब अलबेरूनी इतना डिसेंट व्यक्ति है, इतना अल्टीमेट आदमी है कि वो किसके साथ टाइम बिताता है, ब्राह्मण, उसको पता है कि ब्राह्मणों के साथ में रहेंगे तो पक्का ज्ञान मिलेगा, तो ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ उसने क्या बिताए, कई वर्ष बिताए। और अब देखना भैया क्या कह रहा, कहानी में ट्विस्ट अब आएगा, और संस्कृत धर्म दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। यही से प्रश्न पुटअप होगा, क्या प्रश्न पुटअप होगा कि अलबेरूनी ने संस्कृत धर्म तथा दर्शन का ज्ञान कहां से प्राप्त किया, अलबेरूनी द्वारा धर्म और दर्शन का ज्ञान कैसे प्राप्त किया गया। तो ध्यान रखना, अलबेरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए, जिससे उसको संस्कृत और धर्म तथा दर्शन का ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे समझ में ये तो, अरे आगे हो गए तो, कि अलबेरूनी को धर्म तथा दर्शन के ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, तो कैसे हुई थी, क्योंकि उसने समय किसके साथ बिताया था, ब्राह्मणों और पुरोहितों के साथ, और कुछ समय बिताया था विद्वानों के साथ, खुद भी विद्वान था, स्टाफ वाले आदमी के साथ ही बैठेगा, हाँ, कोई दूसरे के साथ थोड़ी नहीं जाएगा। चलिए, हालांकि उसकी यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, हालांकि उसकी यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, मतलब उसने जो जो यात्राएं की एक जगह से दूसरी जगह गया, वह उसके यात्रा वृत्तांत जो होते हैं ना वो स्पष्ट नहीं है। यात्रा वृत्तांत जानते हो क्या होता है, एक शब्द सुना होगा आपने, यात्रा वृत्तांत, क्या होता है यात्रा वृत्तांत, अरे जब किसी व्यक्ति द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान की जो यात्रा की जाती है, उस यात्रा के संदर्भ में जो भी बातें लिखी जाती है उस वर्णन को क्या कहा जाता है, यात्रा वृत्तांत। यात्रा के दौरान जो भी घटनाएं हुई उन घटनाओं का लिखित वर्णन जो होता है उस वर्णन को क्या कहा जाता है, यात्रा वृत्तांत। तो कुल मिला के अलबेरूनी के बारे में कहा जा रहा है कि उसका यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, फिर भी प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्राएं की थी। फिर भी ये हमारे को क्या लगता है, प्रतीत होता है कि पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की उसने क्या की थी, यात्राएं की थी। चलिए बेटा आगे बात करते हैं, आ जाइए आगे क्या कह रही है, उसके लिखने के समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एकमान्य हिस्सा बन चुके थे। जब उसने लिखना स्टार्ट किया था ना अरबी में, तो यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा का क्या बन चुके थे, एकमात्र मान्य हिस्सा, आया समझ में, एक मान्य हिस्सा बन चुके थे। मतलब उस समय अरबी भाषा में यात्रा वृत्तांत लिखे ही नहीं जाते थे, ये वो पहला ही बंदा था जिसने अरबी भाषा में क्या लिखना शुरू कर दिया, यात्रा वृत्तांत। आई बात समझ में, यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं बेटा, अरे किसे कहते हैं यात्रा वृत्तांत, यात्रा के दौरान हुई घटनाओं का वर्णन जिन लिखित साक्ष्यों में किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, यात्रा वृत्तांत। ये वृत्तांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर हमारे भारत का जो पश्चिम हिस्सा है, जहां हमारा राजस्थान स्थित है, ठीक है ना,
कि सोनेरी धरती जटा जटा चांदीरो आसमान और रंग रंगीलो मारो प्यारो राजस्थान के सोनेरी धरती जटा है क्या मागाड़े आपड़े जो रेत है आ मिट्टी बाड़ू रेत इको कलर क्या को बेटा पीड़ो हाँ क्या सोनेरी धरती जटा जटा चांदीरो आसमान और रंग रंगीलो प्यारो राजस्थान। हमारी जो वेशभूषा है, हमारी जो बोलियां हैं, राजस्थान की इन विविधताओं के बारे में कहा जाता है कि वो रंग रंगीलो प्यारो मारो राजस्थान। तो हमारे राजस्थान वाला जो इलाका है, पश्चिमी इलाका, इस पश्चिमी राजस्थान को हम कहते हैं अपने क्या, रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान। जो अपने पश्चिम की बात अपने करते हैं, सहारा रेगिस्तान एक तो अपनी अफ्रीका वाला, कौन सा, अफ्रीका वाला, अपने वाले रेगिस्तान को बोलते हैं थार का रेगिस्तान। राजस्थान के रेगिस्तान को क्या बोलते हैं, थार का रेगिस्तान या थार का मरुस्थल। क्या कहा जाता है राजस्थान के रेगिस्तान को, थार का मरुस्थल। सहारा कहा जाता अपने अफ्रीका वाला नहीं, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का जो मरुस्थल है, उस मरुस्थल को किसकी संज्ञा दी गई, सहारा। चलिए बेटा, पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी तक फैले क्षेत्रों से संबंधित था। इसलिए हालांकि हाँ भाई, इसलिए हालांकि 1500 ईस्वी से पहले भारत में अल्बेरूनी को कुछ लोगों ने ही पढ़ा होगा। भारत से बाहर कई अन्य लोग संभवतः ऐसा कर चुके हैं। अच्छा, एक चीज तुम्हारे को दिखाई दे रही होगी, इधर लिखा हुआ है मापतंत्र विज्ञान। ये प्रश्न होते हैं बेटा इंपॉर्टेंट, जो अपने अक्सर एग्जाम में पुटअप होते हैं एक एक नंबर में। प्रश्न क्या पूछा जाएगा, मापतंत्र विज्ञान किसे कहते हैं, मापने के विज्ञान को क्या कहते हैं, मापतंत्र विज्ञान। मापने के विज्ञान को, अरे मापने के विज्ञान को, चलिए इधर एक ब्रैकेट और दिया हुआ है, आपको सबको दिख रहा होगा, हिंदू लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है, हिंदू लिखा हुआ है बेटा। देखिए हिंदू के बारे में क्या है, चलिए हिंदू के बारे में क्या है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। हिंदू शब्द लगभग 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाला एक प्राचीन फारसी शब्द है। सबसे पहली बात, हिंदू शब्द किस भाषा का है बेटा, फारसी भाषा का है। किस भाषा का है, हिंदू शब्द किस भाषा का है। इस हिंदू शब्द का प्रयोग कब हुआ था, 6ठी-5वीं शताब्दी, क्योंकि 6 से 5 आ रहे ना कि 5 से। जब शताब्दी पीछे की ओर चलती है तो उसके पीछे क्या लगता है, अरे कौन सा पूर्व है, तो 6ठी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिंदू शब्द का प्रयोग किस भाषा में हुआ था, फारसी शब्द, जिसका प्रयोग किस नदी के लिए होता था, सिंधु नदी के पूर्व क्षेत्र के लिए होता था। मतलब एक चीज ध्यान रखना बेटा, पहले हिंदू किन्हीं व्यक्तियों को नहीं कहते थे, कहीं के निवासियों को हिंदू नहीं कहा जाता था। 6ठी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व हिंदू शब्द किस भाषा का था, और इस हिंदू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, सिंधु नदी के पूर्व क्षेत्र के लिए। सिंधु नदी के, कौन सी नदी, सिंधु नदी का कौन सा क्षेत्र, जैसे बात करते हैं अपने, ये सिंधु नदी है, ठीक है, इस सिंधु नदी का मान लीजिए ये पूर्वी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, इस सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया था, अरे कौन सा शब्द, किस भाषा का है, कब प्रयोग में लिया गया था। अच्छा अब आगे देखना थोड़ा सा, हमारे जैसे ही यही बात करते, सबसे पहले भारत पे आक्रमण हुए थे, कौन से, अरबी आक्रमण। कौन सा आक्रमण है, मैं बात करता हूं भारत में सर्वप्रथम अरबी आक्रमण हुआ था 711 ईस्वी में। 711 ईस्वी में, कई किताबों में 712 ईस्वी भी बताते अपने, लेकिन ध्यान रखना है 711 ईस्वी में अरबी आक्रमण करने वाला व्यक्ति था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम वो पहला व्यक्ति था जिसने भारत में पहला अरबी आक्रमण किया था। भारत में क्या किया था, पहला अरबी आक्रमण। और मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा पहला अरबी आक्रमण किया गया था सिंध पर। किस जगह किया गया था बेटा, सिंध पर। और इस समय सिंध का राजा था दाहिर सेन। सिंध का राजा कौन था बेटा, दाहिर सेन। कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम अपने छल कपट का सहारा लेता है और दाहिर सेन को हरा देता है। इसके पीछे की बहुत बड़ी लंबी कहानी है, शायद मैं इसका जिक्र अभी आपके सामने नहीं करूंगा क्योंकि अपने चैप्टर अलग है, आप अलग कहानी में चल जाओगे। क्या मतलब, देखिए बेटा, हिंदू शब्द का 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व फारसी भाषा में इसका प्रयोग किस लिए होता था, सिंधु नदी के पूर्व क्षेत्र के लिए। सिंधु नदी के पूर्व क्षेत्र के लिए। हाँ भाई, अरबी लोगों ने
इस फारसी शब्द को जारी रखा। अरबी लोग क्या करते भाई, सबसे पहले हिंदू शब्द किसका आया था? तो अरबी लोग आते, भारत में अरबी आक्रमण हुआ 711 में। कहा जाता है अरबी लोगों ने फारसी शब्द को क्या रखा? जारी, और इस क्षेत्र को क्या नाम दे दिया? अल हिंद। अरे फारसी भाषा में तो सिंधु नदी को क्या नाम दिया गया था? हिंदू। सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र को क्या नाम दिया गया था फारसी में? तो हिंदू। लेकिन इन्होंने थोड़ा सा क्या कर दिया? परिवर्तन। अरबी लोग आए, उन्होंने कहा यार हिंदू ठीक है, लेकिन हमारा मानना यह है कि सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र को हम अल हिंद कहना चाहते हैं। कह दो भाई, तुम्हारा जैसे जी राजी रहे, ठीक है। तो कहते हैं कि अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को क्या रखा? जारी रखा, और इस क्षेत्र के लिए क्या नाम दे दिया? अल हिंद। अरे जहां पर फारसी लोगों ने सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र को हिंदू बताया था, वहां पर अरबी लोग क्या बताते हैं? अल हिंद। तथा यहाँ के निवासियों को हिंदी का मतलब, फारसी में क्या निवासियों के बारे में बात हुई थी क्या? अरे फारसी भाषा में हिंदू शब्द के निवासियों के बारे में बात हुई थी क्या? अरबी लोग थोड़े से एक्स्ट्रा निकले। अरबी लोगों ने क्या किया? अरबी लोग क्या करते हैं, उस क्षेत्र को तो क्या कहते हैं? अल हिंद। जहां पर उन्होंने हिंदू बताया वहां पर अरबी तो इसको क्या कहते हैं? अल हिंद। लेकिन अरबियों ने इस क्षेत्र के साथ साथ वहां के निवासियों का भी नाम रख दिया। अरबी लोगों ने उस सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र के साथ साथ वहां में रहने वाले निवासियों का भी क्या रख दिया? नाम। और उन निवासियों को क्या कहा गया? हिंदी। क्या कहा गया? हिंदी। जो आज हमारी राष्ट्रभाषा है, आज भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। आर्टिकल 345 अनुच्छेद 343 में और 345 में, अनुच्छेद 343 में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, और अनुच्छेद 345 में सभी राज्यों की राजकीय भाषा का वर्णन किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ के निवासियों को क्या नाम दिया? हिंदी। और इस क्षेत्र को क्या नाम दिया? अल हिंद। फारसी में इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हिंदू। क्या कहते हैं? हिंदू। चलिए, अरबियों के बाद में अगले आक्रमण भारत पे होते हैं किसके? तुर्कों के। किसके होते हैं? तुर्क। अरबियों के बाद में भारत में कौन प्रवेश करते हैं? तुर्की। तो कहा जाता है तुर्कों ने सिंध से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा। मतलब जहां पर अरबी लोग इन लोगों को क्या कह रहे हैं? हिंदी। अरबी लोगों ने यहाँ के निवासियों को क्या कहा है? और इन निवासियों को तुर्क क्या कह रहे? तुर्क क्या कह रहे? हिंदू। मतलब तुर्की लोग जो आए थे अपने, है ना, उन तुर्कियों ने हमारे यहाँ के लोगों को क्या नाम दे दिया? हिंदू नाम दे दिया, तथा उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान। लो भाई, सबसे पहले बात हुई थी निवास स्थान की, कहां पर? यहां। फारसी में सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र के निवास स्थान को क्या कहा गया? हिंद। अरबी लोग आए, हिंदू से कर दिया अल हिंद। उस क्षेत्र को क्या नाम दे दिया? अल हिंद। और अरबियों ने तो स्थान का ही नाम नहीं, निवासियों का भी नाम दे दिया हिंदी। ठीक है। अरबियों के बाद कौन है? तुर्की। और तुर्कियों ने यहाँ के निवासियों को क्या नाम दे दिया? हिंदू। क्या दे दिया? हिंदू। और वहां के निवास क्षेत्र को क्या नाम दिया था? हिंदुस्तान। तथा उनकी भाषा को नाम क्या दे दिया? थोड़ा सा दोहरा है लेकिन याद हो जाएगा बेटा। कैसे होगा? हर चीज की दवाई है बेटा अपने पास में, टेंशन मत लो इस चीज की। तुम देखो, इधर समझा देता हूं, तुम्हारा जी राजी करता हूं। फिर सबसे पहले कौन आएंगे? कौन आएंगे बेटा? फारसी ने, कौन सी नदी की बात हो रही है? सिंधु नदी का कौन सा क्षेत्र है? पूर्व क्षेत्र को किसकी संज्ञा दी थी? किसकी संज्ञा? हिंदू की। सुनना, स्टेप वाइज पढ़ना। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 आएगी फारसियों के बाद कौन आए? इन अरबियों ने, कौन सी नदी है? सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र को क्या नाम दे दिया? अल हिंद। अल हिंदी नहीं, अल हिंद। समझ गए? अच्छा, यही अरबी लोग यहां के निवासियों को भी नाम देते हैं। यहां के निवासियों को नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? क्या नाम दिया इन्होंने यहां के निवासियों को? हिंदी नाम दिया। अच्छा, अरबियों के बाद में कौन आते हैं अपने? कौन आते हैं? तुर्क। और तुर्क की बात करते हैं तो तुर्क लोगों के बारे में कहा जाता है कि तुर्कियों ने हमारे यहां पर रहने वाले लोगों को तो क्या कहा? हिंदू। तुर्कों ने निवासियों को तो क्या कहा? निवासियों को तो कहा हिंदू। ठीक है, ऐसे मत पढ़ो।
सबसे पहले स्थान ही पढ़ो, क्योंकि फिर इसमें पहले लोग आ जाएंगे ना तो तुम थोड़े डिस्प्यूट हो जाओगे, क्योंकि पहले इसने यहाँ क्षेत्र बताया, इसने यहाँ पर भी क्षेत्र बताया और फिर बाद में निवासी बताया। तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर भी पहले तुम्हारे को क्षेत्र बता दूं ताकि ट्यूनिंग बैठ जाए बेटा पढ़ने की ढंग से। कैसे? देखिए बेटा क्या कह रहा है इसमें, कालांतर में तुर्कों ने यहाँ पर रहने वाले लोगों को हिंदू और वहां के निवास क्षेत्र को क्या कहा? हिंदुस्तान। तो ध्यान रखना, यहाँ के क्षेत्र को क्या नाम दिया बेटा? कौन सा स्थान है? अरे कौन सा स्थान? अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ के लोगों को क्या नाम दिया? मतलब यहाँ के निवासियों को, यहाँ के निवासियों को ये नाम देता है क्या? हिंदू। अच्छा इनकी भाषा भी बताई तुर्कियों ने, तो इन लोगों की, और इन लोगों की भाषा कौन सी बताई थी? हिंदवी। क्या बताई थी? हिंदवी। आया समझ में? ओके देखिए बेटा, तो ये है पूरा हिंदू। अब तुम उस पैराग्राफ को भूल जाओ, इधर देखो, हिंदू सबसे पहले किस भाषा का शब्द था? हिंदू सबसे पहले किस भाषा का शब्द था? फारसी भाषा में हिंदू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? फारसी भाषा में हिंदू शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया था? सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र के लिए। फारसियों के बाद में भारत में कौन आते हैं? अरबियों ने सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र को किसकी संज्ञा दी है? अरबियों ने सिंधु नदी के पूर्व क्षेत्र को क्या कहा है? और फारसियों ने क्या कहा है? फारसियों ने क्या कहा है? और अरबी क्या कहते हैं? अच्छा अरबी केवल क्षेत्र के बारे में बताते हैं बेटा, तो अरबी यहाँ पर किसके बारे में बता रहे हैं? यहाँ के निवासियों को। अरबियों ने सिंधु नदी के निवासियों को किसकी संज्ञा दी बेटा? अच्छा अरबियों के बाद में भारत में कौन आते हैं? तुर्क। कौन आते हैं? तुर्कियों ने भारत के इस सिंधु नदी के क्षेत्र को क्या नाम दिया? यहाँ के निवासियों को। और भाषा की, यहाँ तक का क्लियर है? ओके अब आगे इसमें एक चीज बताई जा रही है, किताब उल हिंद, जो मैं आपको कल पढ़ाने वाला हूँ। टाइमिंग क्या हो गया देख लेते हैं एक बार। 4:54 ही हुए हैं, तो कर देते हैं, लगे हाथ इसको पूरा। चलिए आ जाइए वापस। अब जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे बेटा, वो टॉपिक रहने वाला है कौन सा? किताब उल हिंद। देखिए किताब उल हिंद क्या है बेटा, अभी शायद टॉपिक की शुरुआत में बताया था, अल-बेरूनी तथा किताब उल हिंद आया था ना। तो अल-बेरूनी की पुस्तक का नाम क्या है? किताब उल हिंद। देखिए बेटा, अरबी में लिखी गई अल-बेरूनी की कृति। अच्छा अल-बेरूनी की जो किताब है वो किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में। उस किताब का नाम क्या है? किताब उल अल-बेरूनी की पुस्तक का नाम क्या है? किस भाषा में लिखी गई है? कौन सी पुस्तक है? की भाषा कैसी है? सरल और, जो अरबी भाषा है ना वो भाषा कैसी है? सरल और ये एक विस्तृत ग्रंथ है। ये कैसा ग्रंथ है? विस्तृत का मतलब एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। इस ग्रंथ में धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल, मापन विधियां, मूर्ति कला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर कितने अध्यायों में विभाजित की गई है? 80 अध्यायों में। तो मोटी मोटी बात अपन करते हैं कि अल-बेरूनी की पुस्तक का नाम क्या है? अल-बेरूनी की पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद, जो किस भाषा में लिखी गई है? इस अरबी भाषा में लिखी गई किताब उल हिंद कैसी है बेटा? बहुत ही विस्तृत ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? विस्तृत ग्रंथ है, जिसमें किस किस का वर्णन है? धर्म और, धर्म और दर्शन, आगे क्या आएंगे? त्योहार के बाद खगोल, उसके बाद रीति रिवाज के बाद सामाजिक, भार, मापन, मूर्ति, आगे मापतंत्र, और कुल मिला के ये सारी चीजों का वर्णन किस किताब में किया गया? किताब उल। तो प्रश्न क्या बनेगा? किताब उल हिंद में किसका वर्णन किया गया है? तो आपको बताना है धर्म और दर्शन, त्योहार, मापन विधियां, कीमिया, जितनी भी बातें इसमें बताएगी, रीति रिवाज, सामाजिक विज्ञान, ठीक है ना, ये पूरी चीजों का वर्णन किस में किया गया? किताब उल हिंद में। अच्छा किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई बेटा? और कितने अध्यायों में? कितने अध्यायों में? तो प्रश्न क्या बनेगा? अल-बेरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद का वर्णन कितने अध्यायों में किया गया है? तो कितने बेटा? 80। सामान्यतः हालांकि हमेशा नहीं, सामान्यतः हालांकि हमेशा नहीं, अल-बेरूनी ने प्रत्येक अध्याय में
एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है? हाँ भाई, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अल्बेरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद की विशेषता क्या है? उसकी पहली विशेषता यह है कि अल्बेरूनी प्रत्येक अध्याय में यानी प्रत्येक पाठ में क्या करता था? एक विशिष्ट शैली का प्रयोग करता था। अल्बेरूनी इस किताबुल हिंद के प्रत्येक अध्याय में किसका प्रयोग करता था? एक विशिष्ट शैली, यानी हर अध्याय में एक अलग अलग शैली का प्रयोग करता था। कैसे? जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था। सबसे पहले उस शैली में वो क्या करता था? आरंभ में एक प्रश्न, फिर पूरी शैली में क्या होता था? प्रश्न का उत्तर होता था। कैसे? फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ क्या की जाती थी? उसकी तुलना की जाती थी। अब समझो, उसने ग्रंथ लिखा, जैसे उसके ग्रंथ का नाम है किताबुल हिंद। कितने अध्याय है? 80 अध्याय में प्रत्येक अध्याय में क्या खासियत होती थी? विशेष शैली, यानी सबको अलग अलग शैलियों में लिखा गया था। और उसकी शैली की खासियत क्या थी? प्रत्येक अध्याय की शुरुआत में क्या होता था? प्रत्येक अध्याय की शुरुआत में क्या होता था? प्रश्न। और कहा जाता है कि इस अध्ययन के द्वारा अपने को पता चलता है कि जब उस पाठ में वो सबसे पहले प्रश्न लिखता था, उसके बाद में वो लिखता था अपने संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन। आज अपने संस्कृत में क्या होता है? तुमने किताबें पढ़ी होगी पद्य और गद्य में, आपने देखा होगा अक्सर कि ऊपर एक दोहा होता है 2 लाइन का, और फिर नीचे उसका पूरा सारांश होता है एक पन्ने में। अरे होता नहीं होता है? संस्कृत में भी यही होता है ना बेटा। तो ये क्या कह रहा है कि यह पहले आरंभ में एक प्रश्न लिखता था और फिर बाद में संस्कृतवादी परंपराओं की तरह उसमें क्या करता था? वर्णन करता था। उस प्रश्न का क्या करता था? वर्णन। और फिर अंत में जब पूरा वर्णन हो जाता था ना, वर्णन होने के बाद अंत में वो क्या करता था? उस अध्याय की दूसरे के साथ तुलना करता था कि यार मेरा अध्याय दूसरे के साथ कैसा लग रहा है, मेरा जो ग्रंथ लिखा हुआ है वो दूसरे ग्रंथों से कितना अध्ययन करता है, कितना तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। चलिए, आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि इस लगभग ज्यामितीय संरचना जो अपनी स्पष्टता तथा पूर्वान्वयता के लिए उल्लेखनीय है का एक मुख्य कारण अल्बेरूनी का गणित के प्रति झुकाव था। ये कह रहा है इस ग्रंथ में ज्यादातर ज्यामितीय संरचनाएं हैं। अल्बेरूनी के बारे में कह रहे हैं लोग कि अल्बेरूनी ने जो पुस्तक लिखी है ना बेटा किताब उल हिंद, इस किताब में ज्यादातर तो क्या है? ज्यामितीय संरचना है। जानते हो क्या होती है? अरे 10वीं क्लास में रेखा गणित नहीं पढ़ी है क्या? 8वीं क्लास में रेखा गणित की कॉपी आती थी ना, अपने कोण वगैरह बनाते हैं, चित्र बनाते ही है। तो चित्रों का जो माध्यम होता है उसको क्या बोलते हैं? ज्यामितीय संरचना। तो इसका कहने का मतलब है कि किताब उल हिंद में कौन सी रचना है? ज्यामितीय संरचना है, मतलब चित्र ज्यादा बनाए गए। इससे यह पता चलता है कि अल्बेरूनी का किस विषय के प्रति झुकाव था? गणित, क्योंकि ज्यामिति किस में आती है? अरे ज्यामितीय संरचना किस विषय में आती है? तो इससे यह पता चलता है कि अल्बेरूनी का किस भाषा के प्रति झुकाव था? गणित के प्रति झुकाव था। आया समझ में? चलिए, एक प्रश्न आ सकता है ये, अल्बेरूनी का गणित के प्रति झुकाव का मुख्य कारण क्या था? तो आपको बताना है अल्बेरूनी की कृति किताब उल हिंद में ज्यादातर अध्याय ज्यामितीय संरचना पर आधारित थे, जिससे यह पता चलता है कि अल्बेरूनी का गणित के प्रति क्या था? झुकाव था। आ गया समझ में? ओके बेटा, चलिए आगे बात करते हैं इसी के साथ। हाँ जी, ये रहा अल्बेरूनी जिसने लेखन में सभी अरबी भाषा का प्रयोग किया। क्या कह रही है? अल्बेरूनी ने अपने सभी लेखनों में किस भाषा का प्रयोग किया है? अरबी भाषा का। किस भाषा का? अरबी। संभवतः अपनी कृतियां उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से बेटा ये यहां से अंडरलाइन करनी है तुम्हें। कैसे? प्रश्न क्या पूछा जाएगा आपके लिए कि अल्बेरूनी ने अपनी कृतियां किन लोगों के लिए लिखी थी? अल्बेरूनी ने अपनी कृतियां यानी अपनी किताबें किन लोगों के लिए लिखी थी? सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए। उपमहाद्वीप में, उपमहाद्वीप किसे कहते हैं बेटा? भारत को। हमारा भारत महान है। हमारे भारत के अंतर्गत कहा जाता है कि भारत के तीनों ओर क्या है? समुद्र है। और जिस देश के तीनों ओर समुद्र होता है उस देश को किसकी संज्ञा दी जाती है? उपमहाद्वीप की। तो कहते हैं कि भारत एक उपमहाद्वीप है और इस उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोग कौन से लोग हैं? सीमांत क्षेत्र का मतलब होता है कि उपमहाद्वीप की सीमाओं पर यानी भारत देश की सीमाओं पर रहने वाले लोग, जैसे ऊपर जम्मू कश्मीर, नीचे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, म्यांमार के पास में जो अपने त्रिपुरा, मिजोरम, ये इधर अपने बात करते हैं राजस्थान, गुजरात, ठीक है ना, इन क्षेत्रों की बात कर रही है। तो कुल मिला के आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अल्बेरूनी अपनी सभी कृतियां किन लोगों के लिए लिखता था? उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए। उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए क्या लिखता था वो? अपनी
कृतियां लिखते था। है समझ में? चलिए प्रश्न बन गया यहाँ से कि अल्बेरूनी अपनी कृतियां किन लोगों के लिए लिखता था? उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों के लिए, है ना। वह किस किस भाषा के बारे में? वह संस्कृत, पाली, प्राकृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों तथा रूपांतरणों से परिचित था। तो आपका एक चीज ध्यान रखना भाई, ये प्रश्न बन सकता है सीधा सीधा, अल्बेरूनी ने किन किन भाषाओं का अरबी भाषा में अनुवाद किया? तो अल्बेरूनी ने किन किन भाषाओं का अरबी में अनुवाद किया? संस्कृत, पाली तथा प्राकृत। इनमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियां भी शामिल है। कौन सी कथाएं? दंत कथाएं, ठीक है ना। और इसके साथ खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियां भी इसमें शामिल है। पर साथ ही इन ग्रंथों की लेखन सामग्री शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था। निश्चित रूप से वह उसने सुधार करना चाहता था। तो ये हो गया अपने कंप्लीट। कौन है? अल्बेरूनी। देखते हैं आगे क्या अड़ंगा है। अरे ये क्या है? कौन बेटा? अभी पता चल जाएगा। 13वीं शताब्दी की अरबी पांडुलिपि का एक चित्र जिसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एथेंस के राजनेता एवं कवि सालोन को विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दिखाया गया। नहीं भाई, इसमें अल्बेरूनी नहीं है। ये तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो रही है। अल्बेरूनी तो दूसरी शताब्दी में था, ईस्वी में। कहाँ ईसा पूर्व, कहाँ ईस्वी? चलिए भाई आगे देखते क्या है। अगला टॉपिक है इब्ने बतूता। इसके बारे में कल पढ़ेंगे हम अगले एपिसोड में। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बने रहिए संकल्प क्लासेज किशनगढ़। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, जय राम जी की।